बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं शहरयार अहमद एक मरतबा फिर से आपको अपने इस चैनल के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं ई कैट एम कैट केमिस्ट्री की। ई कैट एम कैट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का है, चैप्टर नंबर 2, और उसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 1 हमारा पिछले सारी वीडियोस के अंदर लेक्चर्स जो है मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो वहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वहाँ पे जाके आप लोग चैप्टर नंबर 1 के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। और इसके साथ साथ अब हम चैप्टर नंबर 2 की पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग उसके MCQs पढ़ेंगे जैसे हमने चैप्टर 1 के अंदर किया था। अच्छा, आप लोगों की एक शिकायत थी पिछली वाली वीडियो के अंदर, उसके अंदर मैंने क्या किया था कि डायरेक्ट नोट से पढ़ाने की कोशिश की थी चैप्टर 1 के MCQs। तो उसके अंदर आवाज़ थोड़ी सही नहीं आ रही थी, बार बार कट रही थी। तो उसकी शिकायत इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा आज की वीडियो के अंदर दूर हो जाए, क्योंकि मेरा वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था माइक के साथ पढ़ाने का, और मैंने उसको वीडियो को खुद भी नहीं देखा था, तो मैंने ऐसे ही अपलोड कर दी थी। लेकिन अगर आप लोगों को उसमें बहुत ज़्यादा शिकायत है तो आप मुझे बता दें, मैं दोबारा से उसको बना के अपलोड कर दूँगा। एक तो ये बात थी। और दूसरी बात मैंने आप लोगों से ये कहनी थी कि आप लोग मुझे जानते ही हैं कि मैं कोचिंग सेंटर मतलब अपनी अकेडमी, होम बेस्ड अकेडमी है मेरी, जहाँ मैं पढ़ाता हूँ। तो हमारे जितने भी टीचर्स हैं जो कोचिंग्स के अंदर पढ़ाते हैं, मैथ्स के, फिजिक्स के, इंग्लिश के, बायो के, कंप्यूटर के, और साथ में मैं केमिस्ट्री का टीचर, तो हम लोगों ने सब ने मिलकर ये सेशन स्टार्ट करें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का, और साथ में ई कैट और MD कैट केमिस्ट्री का। तो अगर आप लोग मलिर की साइड पर कराची के अंदर रहते हुए मलिर की साइड पर रहते हैं, या शाह फैसल मॉडल कॉलोनी के या आसपास में रहते हैं, और अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप पे मेरा नंबर मौजूद है, जहाँ पे आप लोग आसानी से मुझे मैसेज कर सकते हैं बगैर किसी झिझक के। और अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो रीज़नेबल प्राइस में ज्वाइन कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। इंशाअल्लाह मोस्ट वेलकम आप लोगों को। मंडे से सारी क्लासेस स्टार्ट हैं, ई कैट MD कैट की, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की और 9-10 की, सबकी हमने मंडे से स्टार्ट करी है। अच्छा, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वापसी स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात कर रहे थे। देखो, मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, हम सबको पता है। सबसे पहले मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इनका जो डिफरेंस है वो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, 9th क्लास से भी पढ़ रहे हो, 6th क्लास से भी पढ़ रहे हो, तो हम लोग इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। यहाँ पे मैंने सॉलिड, लिक्विड और गैस के साथ में उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख दी हैं, जिसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है शेप। देखो भाई, जो मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस की, उसमें शेप की बात कर लेते हैं। तो सॉलिड की जो शेप होती है वो फिक्स होती है, उसकी एक डेफिनेट शेप होती है, जबकि लिक्विड की कोई शेप नहीं होती। वो जिस कंटेनर में आप लिक्विड को डालोगे वो उसकी शेप एक्वायर कर लेगा। यानी अगर पानी को जग के अंदर डालोगे तो वो जग की शेप एक्वायर कर लेगा, अगर ग्लास में डालोगे तो ग्लास की शेप एक्वायर कर लेगा। जबकि गैस की भी कोई शेप नहीं होती। अगर आप उस गैस को क्या करो, किसी रूम के अंदर स्प्रे करो, परफ्यूम को रूम के अंदर स्प्रे करो, तो क्या होगा, वो पूरे रूम के अंदर फैल जाएगा। इसी तरह से अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है, जो सॉलिड का वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। इसी तरह से लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स होता है। यानी अगर 1 लीटर अगर आप पानी की बात कर लो तो वो हमेशा 1 लीटर ही रहता है, चाहे आप उसको टब में डालो, जग में डालो, ग्लास में डालो या कहीं पे भी डालो, वो 1 लीटर ही रहता है। जबकि गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, जितना बड़ा कंटेनर होता है उतना ज़्यादा उसका वॉल्यूम हो जाता है। सही है। तीसरी बात कर लेते हैं अरेंजमेंट की। तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से बहुत चिपके चिपके हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा फंसे हुए होते हैं। जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं, और लिक्विड के सारे मॉलिक्यूल्स लेयर्स बाय लेयर्स अरेंज्ड होते हैं। यानी अगर आप पानी को देखोगे, पानी की अगर आप समंदर के पास खड़े हुए देखो तो आपको साफ लगेगा पानी की लहरें आती हैं एक दूसरे के ऊपर चलते हुए। इसी तरह जितने भी लिक्विड्स होते हैं उनकी लेयर्स होती हैं, लेयर बाय लेयर ये लोग ट्रैवल करते हैं और लेयर्स के अंदर ये अरेंज्ड हुए होते हैं। जबकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है और ये एक दूसरे से वाइडली सेपरेटेड होते हैं, यानी बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है। अच्छा, स्पेस इन बिटवीन की बात कर लें। अगर एक स्पेस इन बिटवीन की बात करें तो वही बात है जो ऊपर बताइए कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कोई स्पेस नहीं होता, यानी कोई खाली जगह नहीं होती, या अगर खाली जगह होती भी है तो बहुत कम खाली जगह होती है, यानी कि नेग्लिजिबल। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में थोड़ी थोड़ी खाली जगह होती है, यानी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके दरमियान में थोड़ी थोड़ी सी जगह खाली होती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा थोड़ा मूव कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा नहीं, अच्छा खासा मूव कर सकते हैं उन खाली जगहों की वजह से। जबकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान की बात करें तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, यानी उनके दरमियान में खाली जगहें बहुत ज़्यादा होती हैं। एक गैस के मॉलिक्यूल में और दूसरे गैस के मॉलिक्यूल में अच्छा खासा फासला होता है। अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है, अच्छा खासा फासला होता है, ये बात आप लोगों को पता है।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन की बात कर लेते हैं। भाई देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है भाई सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उन्होंने पकड़ा हुआ होता है, बाउंड किया हुआ होता है एक दूसरे को। जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में क्या होता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एवरेज होती है, यानी बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, ना बहुत कम होती है, एक एवरेज होती है, मजबूती होती है इनके दरमियान में, लेकिन ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। जबकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में ना ही कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ना ही कोई फोर्स ऑफ रिपल्जन होती है, ना ही गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं, ना एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान में ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, ये वाला जो पोस्टुलेट है, एक सेकेंड, ये वाला जो पोस्टुलेट है कि गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कोई फोर्स ऑफ रिपल्जन नहीं होती, ये गलत हो जाता है। ये गलत हो जाता है कौन कौन सी कंडीशन के ऊपर? ये दो कंडीशन के ऊपर गलत हो जाता है, लो टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे। देखो ये बात मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कोई फोर्स ऑफ रिपल्जन नहीं होती, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ, गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कोई फोर्स ऑफ रिपल्जन नहीं होती, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से करीब करीब आ जाए, जैसे कि टेम्परेचर अगर लो हो जाए, यानी सर्दी में जैसा होता है, सर्दी में क्या होता है कि गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से करीब करीब हो जाते हैं। जब करीब करीब हो जाते हैं तो उनके दरमियान में अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है या उनके दरमियान में रिपल्जन डेवलप हो जाती है। समझ आ रही मेरी बात? और अगर इसी तरह से हाई प्रेशर कर दिया जाए, यानी गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक कंटेनर के अंदर है, ऊपर से आप प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा दो, प्रेशर बढ़ा दोगे तो कंटेनर के अंदर जितने गैस मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे। जब करीब करीब आ जाएंगे तो उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन डेवलप हो जाती है। इस बात को मैं ऐसे समझा देता हूँ, अगर ये बात अभी भी समझ में नहीं आई तो इस बात को मैं ऐसे समझा देता हूँ। मान लो आप एक क्लास के अंदर बैठे हो, देखो यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करना, मजाक नहीं समझना इसको। अगर आप क्लास के अंदर बैठे हो, एक क्लास के अंदर, और हर डेस्क पे एक एक बच्चा बैठा हुआ है और आप लोग एक दूसरे से दूर दूर बैठे हो, तो क्या होगा कि आप लोग ना ही तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करोगे, ना ही एक दूसरे को रिपेल करोगे, यानी कोई वो नहीं हो रहा। लेकिन अगर मिस बोलें आपकी क्लास की या आपकी क्लास के सर बोलें कि आप क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं वो सब एक दूसरे के करीब करीब होकर बैठ जाएँ, एक डेस्क पे 3-3 बच्चे बैठे हैं, सही समझ आ रही मेरी बात? तो अब होगा क्या कि अगर 2-3 लड़के एक साथ बैठने की कोशिश करेंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पसंद नहीं आएगा उनको, सही समझ रहे हो ना मेरी बात? या अगर एक लड़के को लड़की के साथ बैठा दोगे, करीब करीब बैठा दोगे, तो भाई क्या होएगा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसी तरह से जब करीब आते हैं तभी पता लगता है कि अट्रैक्शन हो रही है या रिपल्जन हो रही है। अगर गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे तो कुछ मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और गैस के मॉलिक्यूल्स करीब कब आते हैं? करीब आते हैं सिर्फ और सिर्फ लो टेम्परेचर पे या फिर हाई प्रेशर पे। अच्छा, इसके बाद एक और बात कर रहे थे डिपेंडेंसी पे। देखो, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर टोटली डिपेंडेंट होते हैं। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर पार्शियली डिपेंडेंट होते हैं, यानी थोड़ा डिपेंड करते हैं और थोड़ा नहीं करते हैं। जबकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से आज़ाद होते हैं। डिपेंडेंट होने का मतलब होता है कि आज़ाद नहीं है। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से आज़ाद नहीं होते, जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आज़ाद भी हो सकते हैं और फंसे हुए भी हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, और जबकि गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बिल्कुल आज़ाद होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। मूवमेंट की बात करें तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो मूवमेंट होती है वो बहुत ही कम होती है। उनके दरमियान में खाली जगह बहुत कम है, स्पेस बहुत कम है, जिसकी वजह से वो सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं। ऐसे जैसे मैं अपना सर हिला रहा हूँ, वो सॉलिड के मॉलिक्यूल ऐसे सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं। जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, मतलब पानी की जो लेयर होती है वो ऐसी तैर रही होती है, मतलब समझ लो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हुए जा रही होती है। पानी के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, समंदर के किनारे जो लहरें होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए आ रही होती हैं, बिल्कुल ये स्लाइडिंग कहलाती है। तो लिक्विड के जितने मॉलिक्यूल होते हैं वो स्लाइड करते हैं, जबकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो रैंडम होती है, यानी कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, स्पॉन्टेनियस होती है, मतलब अजीब सी भी हो सकती है, कोई इसका फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। सही, ये बात समझ में आ गई? अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम होती है, क्योंकि इनकी मूवमेंट बहुत कम होती है। जिसकी मूवमेंट कम है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी अल्टीमेटली कम हो जाती है।
लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो एवरेज होती है, जबकि गैस के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। यानी गैस के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, फैलते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी खुद ब खुद मैक्सिमम हो जाती है। अभी आपको 2 मिनट यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, बल्कि मैं आपको उसके बाद गोल्डन ट्राइंगल का रूल समझा दूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो बेटा, अब हम लोग बात करने वाले हैं गोल्डन ट्राइंगल के बारे में। गोल्डन ट्राइंगल से मुराद है स्टेट्स कन्वर्जन। देखो, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों स्टेट्स ऐसी हैं जो एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो सकती हैं। जैसे अगर मेरे पास पानी है, पानी लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, अगर उसको फ्रीज किया जाए तो वो सॉलिड स्टेट में चला जाता है, और अगर उसको बॉईल किया जाए तो वो वेपर स्टेट में चले जाता है, स्टीम की फॉर्म में चले जाता है। तो हर जो मतलब कोई भी मटीरियल है, कोई भी मैटर है, वो अपनी स्टेट चेंज कर सकता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर जा सकता है। अगर मैं यहाँ पे गोल्डन ट्राइंगल के बारे में बात करूँ, अगर सॉलिड से लिक्विड आ रहा है, सॉलिड से लिक्विड आ रही है कोई चीज़, भाई देखो, अगर कोई सॉलिड था, जैसे आइस थी, अगर बर्फ़ थी, तो उसको अगर हीट किया जाए, मुझे पता नहीं कैमरा सही है कि थोड़ा टेढ़ा हो गया। देखो, अगर बर्फ़ थी तो बर्फ़ को अगर मैं हीट करूंगा तो हीट करने से क्या होगा कि वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को कहा जाता है मेल्टिंग। अगर सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो उस प्रोसेस को कहा जाता है मेल्टिंग। अगर लिक्विड सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो, अगर लिक्विड सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो तो ये वाला प्रोसेस कहलाता है फ्रीजिंग। देखो, मैं दूसरी वाली वीडियो बना रहा हूँ माइक से, और सीरियसली मुझे कोई आइडिया नहीं हो रहा किस तरह से बनानी चाहिए। मुझे लग रहा है कि माइक के अंदर आवाज़ सही प्रॉपर पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही, तो इस वीडियो के बनने के बाद ही देखूंगा, लेकिन आप लोग गुजारा कर सकते हो। सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहा जाता है। अगर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फ्रीजिंग। अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, अगर लिक्विड से यानी कि पानी है, पानी को अगर मैं बॉईल कर रहा हूँ तो मतलब यानी कि वो स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये वाला प्रोसेस क्या कहलाता है? ये वाला प्रोसेस कहलाता है, कभी देखो हिल गया ये भाई, देखो 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 देखो, मुझे ये हाथ में ही रखना पड़ेगा। ये वाला प्रोसेस क्या कहलाता है? ये वाला प्रोसेस कहलाता है फ्रीजिंग, ठीक है। ओह सॉरी, लिक्विड से अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है, अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो ये वाला प्रोसेस कहलाता है बॉइलिंग, या फिर इसको कहा जाता है एवापोरेशन। क्या कहा जाता है इसको? एवापोरेशन, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अगर गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, अगर गैस से किस चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है? गैस से कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड के अंदर। अगर गैस से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो ये वाला प्रोसेस कहलाता है सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन, इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। भाई देखो, आप क्या करते हो, अपने फ्रीज़र के अंदर जाके देखना, फ्रीज़र के अंदर एक गैस होती है, और उस गैस की वजह से क्या होता है कि साइडों में, फ्रिज की साइड्स में बर्फ़ जम जाती है। जो फ्रिज की साइड में बर्फ़ जम जाती है तो कहीं आपने ऐसा तो किया नहीं था कि फ्रिज की साइडों में आपने पानी बहुत सारा छिड़का हो, बहुत सारा पानी लगाया हो और क्या नाम है वो बर्फ़ बन गया हो? ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि फ्रिज के अंदर एक गैस होती है, नाइट्रोजन गैस, तो वो क्या गैस होती है कि वो बर्फ़ के अंदर कन्वर्ट हो जाती है टेम्परेचर के कम होने की वजह से। अगर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सॉलिडिफिकेशन। इसी तरह से अगर सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है गैस के अंदर, कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सब्लिमेशन। अच्छा देखो, ये मैं गलत भूल गया, मैंने गलत एग्जाम्पल भी दे दिया ऑब्वियसली। भाई देखो, अगर गैस, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था अपने माइक की वजह से, अगर गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है, तो उस प्रोसेस का नाम होता है लिक्विफिकेशन। और अगर गैस सॉलिड में कन्वर्ट होती है तो उस प्रोसेस का नाम होता है सॉलिडिफिकेशन, ठीक है, सॉलिडिफिकेशन। ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो, ये वो गैस थी जिसकी मैं बात कर रहा था, फ्रिज की साइडों में जो गैस होती है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है सॉलिडिफिकेशन। लेकिन अगर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, इसकी एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। आप पानी को गर्म करते हो, पानी को गर्म करने के बाद आप क्या करो, उस पतीली के अंदर जिसको अंदर पानी आपने गर्म किया उसके ऊपर ढक्कन रख दो, तो वो क्या होगा, जितनी स्टीम ऊपर की तरफ आ रही होगी वो ढक्कन पर लगने के बाद पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। आप जब ढक्कन वापसी उठाओगे तो सारा पानी नीचे गिरेगा, तो वो क्या हुआ, सारे गैस के जो वेपर्स थे, पानी के जो वेपर्स थे, वो सारे के सारे वापसी लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है लिक्विफिकेशन। उम्मीद है कि मुझे ये वाली बात समझ में आ गई होगी। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन ये होता है कि सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है। इसकी एग्जांपल है नेफ्थलीन। नेफ्थलीन जो होता है या आयोडीन जो होती है वो क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होती है, उसके अंदर कोई लिक्विड स्टेट नहीं आती, ठीक है।
अच्छा, डिफरेंस बिटवीन एवापोरेशन एंड बॉइलिंग। देखो मैंने ये बताया था कि अगर लिक्विड को हीट किया जाए, कभी भी पानी को हीट किया जाए, वो गैस में कन्वर्ट होता है। तो दो तरह के प्रोसेस हो सकते हैं, एक तो बॉइलिंग हो सकता है, एक एवापोरेशन हो सकता है। इसमें डिफरेंस क्या है? एवापोरेशन में और बॉइलिंग में डिफरेंस ये है कि अगर आप पानी को ज़मीन पे डालो, मतलब धूप में रख दिया आपने पानी को, और उसका बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले ही वो एवापोरेट हो गया, तो अब ऐसी वाली एवापोरेशन कहलाती है। एवापोरेशन मतलब समझ गए ना। अगर लेकिन आप पानी को चूल्हे के ऊपर रखो और उसको बॉईल करना शुरू करो, बहुत ज़्यादा हीट करो, जब उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, उसके बाद अब जो एवापोरेशन होगी तब प्रोसेस को बॉइलिंग कहा जाएगा। समझ रहे हो? अगर बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले ही पानी एवापोरेट हो जाए, पानी ऊपर चले जाए, लम्हे को प्यारा हो जाए, तो ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है एवापोरेशन। और अगर बॉइलिंग पॉइंट आने के बाद एवापोरेट हो तो उस प्रोसेस को कहा जाता है बॉइलिंग। मुझे अब यहाँ पर लेक्चर को स्टॉप करना पड़ेगा और आगे दोबारा से एक नई वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए। तो आप लोग अपना ख्याल रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और लाइक कमेंट और शेयर करो। और बस यही बोला था मैंने आपको। अपना ख्याल रखो। ओके, अल्लाह हाफिज़।